ethnic massacre in Kosovo. So we were discussing all the cases where human rights or the fundamental rights have not been given to the citizens. So we have discussed the case of Guantanamo Bay, where we saw how the US Army or the US government denied the citizens' right, and those citizens were not US citizens, but they were the people of different countries, but they were denied their basic rights. Then we discussed the case of Saudi Arabia, where we discussed various facts and we got to know that there are many rights which are not given to the citizens of Saudi Arabia by its own government, like equality, the right to equality. We saw that how men's voting value is equal to two women's vote, right? And how the people are denied the right to choice or right to elect their leaders. So we have discussed all the features of that country in the last video, and we got to know that yes, Saudi Arabia does not offer basic rights to its citizens. And now we are going to discuss another case, that is of Kosovo, and we will get to see that how in Kosovo ethnic massacre happened. Massacre का मतलब होता है एक तरीके से नरसंहार, जब एक साथ बहुत सारे लोगों को मार दिया जाए, उनका वध कर दिया जाए एक तरीके से, ठीक है। तो जो नरसंहार होता है उसे हम मैसेकर कहते हैं। एथनिक मैसेकर मतलब कि जब एथनिसिटी के बेसिस पर बहुत सारे लोगों को मार दिया गया हो। तो कोसोवो में ऐसा हुआ था और इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। You might think that this is possible in an absolute monarchy but not in countries which choose their rulers. अब हमने दो केस पढ़े। हमने ग्वांटानामो बे वाला पढ़ा था जिसमें हमने देखा कि भाई एक देश की जो गवर्नमेंट है वो दूसरे देश के सिटीजन्स को राइट नहीं देती। तो हमें पहले लगा कि भाई क्योंकि वो दूसरे देश की गवर्नमेंट थी इसलिए उसने दूसरे देश के सिटीजन्स को राइट नहीं दिए। हो सकता है कि अगर कोई गवर्नमेंट अपने ही सिटीजन्स की बात करे तो वो अपने सिटीजन्स को राइट देगी ही देगी, राइट। तो पहले तो हमें ये लगा, बट फिर हमने डिस्कस किया सऊदी अरेबिया का केस, फिर हमें पता चला कि नहीं भाई ऐसा भी नहीं है, खुद के देश की गवर्नमेंट खुद के सिटीजन्स को भी राइट देने से मना कर सकती है, राइट। बट सऊदी अरेबिया के केस में हमने क्या देखा कि जो गवर्नमेंट थी वो कैसी थी, वो मोनार्की थी, मतलब कि उसमें राजा वाला सिस्टम था। तो आपको सोचने से ऐसा लग सकता है कि भाई सऊदी अरेबिया में इसलिए हुआ क्योंकि सऊदी अरेबिया में राजा वाला सिस्टम था, वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। तो अब ये चीज हम इस केस में डिस्कस करेंगे कि कैसे खुद ऐसे देश के गवर्नमेंट जहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जहां पे जो रूलर्स हैं वो लोगों ने चुन के भेजे हैं, उसके बावजूद भी लोगों को राइट्स जो हैं वो डिनाई किए जा सकते हैं। जस्ट कंसिडर द स्टोरी फ्रॉम कोसोवो। तो कोसोवो की ये जो स्टडी है, केस स्टडी है, वो हम पढ़ते हैं। दिस वॉज अ प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर इट्स स्प्लिट। तो कोसोवो जो है वो यूगोस्लाविया जो देश है उसका एक प्रोविंस हुआ करता था पहले, जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान जो है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश पहले सब एक ही पार्ट हुआ करते थे ना, बट जब स्प्लिट हो गया इंडिया का तो तीन देश बन गए एक तरीके से। पहले तो इंडिया और पाकिस्तान बना, फिर पाकिस्तान भी बीच से कट गया। तो बेसिकली इंडिया के स्प्लिट से पहले इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक था, बट उसके बाद स्प्लिट हुआ और इंडिया और पाकिस्तान दो देशों में बट गए। उसी तरीके से यूगोस्लाविया का पार्ट था कोसोवो, बट जब यूगोस्लाविया का एक तरीके से विघटन हुआ, उसका डिवीजन हुआ, तो यूगोस्लाविया से एक अलग देश कट गया, कोसोवो। In this province, the population was overwhelmingly ethnic Albanian. अब ये जो कोसोवो प्रोविंस थी, यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे अल्बानियन एथनिक जो ग्रुप है उससे बिलोंग करती थी। अब एथनिक मतलब क्या होता है? एथनिक मतलब बेसिकली होता है जो किसी पर्टिकुलर पार्ट, मतलब किसी रीजन से या रिलीजन से बिलोंग करती हो कोई चीज, मतलब किसी एरिया का जब कोई चीज बहुत अहम हिस्सा हो, है ना, किसी रिलीजन का जब कोई बहुत अहम हिस्सा हो तो उस चीज को हम एथनिक कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना एथनिक वियर, मतलब कि ऐसे कपड़े जो एथनिक हैं, मतलब कि जो पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, राइट, या पर्टिकुलर ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। तो एथनिक मतलब कि किसी एरिया या किसी रिलीजन से कोई चीज जब बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हो। और यहाँ पे अल्बानियन मतलब क्या है? जो लोग अल्बानिया के रहने वाले हैं। इसका मतलब कि कोसोवो की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत बड़े लेवल पे अल्बानिया से बिलोंग करती थी, ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अल्बानिया थी। बट इन द इंटायर कंट्री सर्ब्स वर इन मेजॉरिटी।
तो हो क्या रहा है कि जो कोसोवो वाला हिस्सा है वहां पे तो अल्बेनियन मेजोरिटी में थे, वहां बहुत बड़े लेवल पे अल्बेनियन थे, बट अगर यूगोस्लाविया में ओवरऑल कंट्री में देखोगे तो जो लोग मेजोरिटी में थे वो थे सर्ब्स। तो जो सर्ब्स लोग हैं वो लोग मेजोरिटी में थे पूरे देश में, बट इस प्रोविंस में अल्बेनिया के लोग ज्यादा थे, कोसोवो में। अ नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट मिलोसेविच had won the election। अब हुआ क्या कि देश में एक नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट थे जिनका नाम था मिलोसेविच। तो ये पर्सन जो हैं वो इलेक्शंस में जीत के आ गए। नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट का मतलब ये है कि इनकी सोचना बहुत छोटी थी, मतलब ये बस अपने अपने सर्ब जो इनकी कम्युनिटी है उसके बारे में ही ये सोचते थे, सिर्फ उसी का भला सोचते थे, ये किसी और कम्युनिटी को वैल्यू नहीं देते थे। तो सर्ब नेशनलिस्ट मतलब बस वो सर्ब के बारे में ही, सर्ब जो लोग थे उनके बारे में ही वो सोचा करते थे, उन्हीं के भले की बात करते थे, और लोग इनके लिए मैटर नहीं करते थे। तो ऐसे पर्सन जीत के आ गए इलेक्शंस में। हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी हॉस्टाइल टू कोसोवो अल्बेनियंस। तो जब मिलोसेविच जो हैं वो जीत कर आए तो इनकी जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल रुख अपना रही थी अल्बेनियंस के प्रति। मतलब जो कोसोवो में अल्बेनियंस रह रहे थे उनके प्रति वो बहुत ज्यादा एक तरीके से नफरत की भावना लेकर चल रहे थे, बहुत उन्हें परेशान कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे। He wanted the Serb to dominate the country। अब ये जो मिलोसेविच थे ये चाहते थे कि जो सर्ब्स हैं वो पूरे कंट्री में डोमिनेट करें, मतलब कि देश का कोई भी ऐसा कोना ना रह जाए जहां सर्ब डोमिनेट नहीं कर रहे। डोमिनेट मतलब उनका दबदबा नहीं है, तो वो चाहते थे कि चारों तरफ एक तरीके से सर्ब ही राज करें, उन्हीं का दबदबा हो। Many Serb leaders thought that ethnic minorities like Albanians should either leave the country or accept the dominance of the Serb। अब बहुत सारे ऐसे सर्ब लीडर थे जो कि ये सोचते थे कि जो एथनिक माइनॉरिटी हैं जैसे अल्बेनियंस हो गए, इन लोगों को या तो जो कंट्री है वो छोड़ देनी चाहिए या फिर सर्ब्स की जो डोमिनेंस है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, मतलब ये मान लेना चाहिए कि जो सर्ब हैं वो बाकी एथनिक ग्रुप से ऊपर हैं, उनसे ऊंचे दर्जे के हैं। तो कुछ ऐसे सर्ब लीडर्स थे जो ये सोचते थे कि या तो दूसरी माइनॉरिटीज को देश छोड़ ही देना चाहिए या फिर उनकी डोमिनेंस अपना लेनी चाहिए। दिस इज व्हाट हैपेंड टू एन अल्बेनियन फैमिली इन अ टाउन इन कोसोवो इन अप्रैल 1999। तो एक फैमिली की स्टोरी दी हुई है कि उस फैमिली के साथ क्या हुआ अप्रैल 99 में। तो वो फैमिली कोसोवो में रहती थी, उसकी सिचुएशन यहाँ पे बताई है। 74-year-old Batisha Hoxha was sitting in her kitchen with her 77-year-old husband Izet, staying warm by the stove। तो एक 74-year-old वुमेन थी बतीशा हुक्सा जो कि अपने किचन में बैठी हुई थी अपने 77-year-old हस्बैंड के साथ जिनका नाम एजेट था, और ये लोग अपनी किचन में बैठे हुए थे और स्टोव से अंगीठी से एक तरीके से हाथ ताप रहे थे या फिर वो गर्माहट ले रहे थे। They had heard explosions but did not realize that Serbian troops had already entered the town। अब उन लोगों ने धमाकों की आवाज तो सुनी थी बट उन लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया, उन्हें ये आभास नहीं हुआ कि जो सर्बियन ट्रूप्स हैं, मतलब कि जो सर्बियन एक तरीके से सैनिक हैं वो टाउन में घुस चुके हैं, कोसोवो में घुस चुके हैं, उन्हें ये चीज नहीं पता थी। द नेक्स्ट थिंग शी न्यू 5 or 6 soldiers had burst through the front door and were demanding, "Where are your children?" और मतलब उन्होंने धमाके वगैरह की आवाज सुनी और अगले ही पल क्या हुआ, लगभग 5 से 6 सोल्जर्स जो हैं उनके आगे वाले दरवाजे से उनके घर में घुसे और पूछने लगे कि तुम्हारे बच्चे किधर हैं। They shot Izet 3 times in the chest। उन्होंने जो सोल्जर्स बतीशा के घर में घुसे थे उन्होंने उसके 77-year-old हस्बैंड को 3 बार उसके चेस्ट में गोली मारी थी। और ये चीज मतलब बतीशा जो है वो याद करती हैं, अपनी कहानी बताते हुए वो याद करती हैं। With her husband dying before her, the soldiers pulled the wedding ring off her finger and told her to get out। अब उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी कि बतीशा के आंखों के सामने उनके हस्बैंड जो है वो मर रहे थे, और इस पूरे सिचुएशन में जो सोल्जर्स थे, ये जो ट्रूप्स उनके घर में घुसे थे जिन्होंने उनके हस्बैंड को गोली मारी थी, तो उन ट्रूप्स ने क्या किया, बतीशा के हाथ से उनकी वेडिंग रिंग जो है वो निकालने लगे और बोला कि तुम यहाँ से चली जाओ। आई वॉज नॉट इवन आउटसाइड द गेट व्हेन दे बर्न द हाउस। मतलब कि बतीशा ने अपने घर से अच्छे से कदम बाहर भी नहीं रखा था, वो पूरी तरीके से अपने घर से बाहर निकली भी नहीं थी, तभी इन सोल्जर्स ने, इन ट्रूप्स ने उनके घर को आग लगा दी।
She was standing on the street in the rain with no house, no husband, no possessions but the clothes she was wearing. उस टाइम बारिश हो रही थी और वो अपने घर के बाहर, अपने जले हुए घर के बाहर, मतलब वो बारिश में खड़ी थी, उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास कोई घर नहीं बचा था, उनके हस्बैंड उनके पास नहीं थे, उनके पास कोई पोजेशन नहीं थी, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उनको बिलोंग करती हो, उनके पास उनका कुछ भी नहीं था, उनके पास बस वो कपड़े थे जो उन्होंने पहने हुए थे. This news report was typical of what happened to thousands of Albanians in that period. और ये सिर्फ और सिर्फ बतीशा की ही कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों अल्बेनियंस की कहानी है जो कि उस टाइम पे वहां पे थे. Do you remember that this massacre was being carried out by the army of their own country working under the direction of a leader who came to power through democratic elections? अब याद करो हमने स्टोरी में क्या पढ़ा कि बतीशा के घर में 5 से 6 ट्रूप्स जो हैं, सर ट्रूप्स जो हैं, मतलब कि जो आर्मी है, जो सोल्जर है, वो घुसे. मतलब कि ये जो भी मैसेकर है, ये जितने भी लोगों को मारा जा रहा था, जो भी अत्याचार हो रहे थे, ये किसके द्वारा हो रहे थे? उनके खुद के देश के सैनिकों के द्वारा हो रहे थे, खुद के सोल्जर्स के द्वारा हो रहे थे. और ये सोल्जर्स जो हैं किनकी डायरेक्शन पे काम कर रहे थे? ये सोल्जर्स उन लीडर्स की डायरेक्शन पे, उन लीडर्स के ऑर्डर पे काम कर रहे थे जो कि लोगों द्वारा चुन के आए हैं. मतलब कि जो सर्ब लीडर थे मिलोशेविच, वो इलेक्शंस के थ्रू जीत के आए थे और उनकी सोच ऐसी थी कि जो कि दूसरी माइनॉरिटीज को वैल्यू नहीं देती थी. बट मेन बात यह है कि वो इलेक्शंस के थ्रू जीत के आए. उन्होंने अपने देश के सोल्जर को, अपने देश के सैनिकों को, आर्मी को ये ऑर्डर दिया कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं, जितने भी अल्बेनियंस हैं, उन सबको मार डालो, उनको यहाँ से निकालो, या तो वो सर्बियंस की जो डोमिनेंस है वो एक्सेप्ट कर लें या फिर उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ेगा. इस तरीके की बातें खुद उनके लीडर कर रहे थे जो कि इलेक्शंस के थ्रू आए हैं. So there was one of the worst instances of killing based on ethnic prejudices in recent time. तो ये वाली जो कहानी है कोसोवो की, ये अभी काफी रीसेंट टाइम में सबसे बुरी, सबसे खतरनाक किलिंग्स में से एक है जो कि एथनिक प्रिजुडिसेस के बेसिस पे हुई है, मतलब कि एथनिसिटी की वजह से हुई है. फाइनली सेवरल अदर कंट्रीज इंटरवीन टू स्टॉप दिस मैसेकर. और जब ये चीज बहुत बड़े लेवल पे होने लगी, जब जो माइनॉरिटीज थी, एथनिक माइनॉरिटीज थी यूगोस्लाविया में, जब उनके साथ अत्याचार हो रहे थे, तो फिर इस बढ़ते हुए अत्याचार को देख के जो दूसरी कंट्रीज है उन्होंने इंटरवीन किया. उन्होंने एक तरीके से इस पूरे मुद्दे में वो लोग घुसे और इस पूरे मैसेकर को रोकने की कोशिश की. मतलब दूसरे कंट्रीज जो हैं उन्होंने कोशिश की कि यूगोस्लाविया में जो मैसेकर हो रहा है वो ना हो. Milosevic lost power and was tried by the International Court of Justice for crime against humanity. और मिलोशेविच जो है, जो कि लीडर जीत के आया था, जो कि सर्ब नेशनलिस्ट था, उसको पावर से हटा दिया गया. मतलब कि वो जो पर्सन इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट में जीत के आया था उसको हटा दिया गया और उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके ऊपर केस चला क्योंकि उसने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, मतलब इंसानियत के खिलाफ उसने काम किया है. तो इस केस में देखा हमने कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मोनार्की ही लोगों के साथ जो है वो अपने ही सिटीजन्स के साथ गलत कर सकती है, या फिर ऐसा नहीं है कि किसी एक देश की गवर्नमेंट किसी दूसरे देश के सिटीजन के साथ ही गलत करेगी. ऐसा कुछ नहीं है. ये चीजें कहीं पे भी किसी भी देश में देखने मिल सकती हैं. कोई ऐसा देश जहां पे खुद इलेक्शंस के थ्रू कोई जीत के आया है, वो भी अपने देश के नागरिकों के साथ मसाकर कर रहा है, उनका नरसंहार कर रहा है. तो ये चीजें भी हमें देखने मिली हैं. इसका मतलब कि मैटर नहीं करता पर्सन एक देश का है या सिटीजन दूसरे देश का है, या फिर सेम देश की गवर्नमेंट अपने सिटीजन के साथ जो है वो उनसे राइट्स ले रही है, छीन रही है, या फिर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो भी अपने सिटीजन से जो राइट्स है वो छीन सकती है. हमें कोई भी केस देखने को मिल सकता है. तो हम जो राइट्स हैं वो किस देश में दिए जाते हैं, इस चीज को हम ऐसे ही डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक या फिर इलेक्शंस के थ्रू हो रहे हैं या फिर वो मोनार्की है, इस चीज पे हम ये नहीं देख सकते. खैर, जिस देश में ये राइट्स नहीं है वो डेमोक्रेटिक तो नहीं कहलाएगा, उसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे. बट हाँ, आप देखने से ऐसे ऊपर ऊपर से या किसी पर्टिकुलर बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ इस देश में राइट होंगे या इस देश में नहीं होंगे, क्योंकि हमने तीनों केस पढ़ लिया. हमें अलग अलग केसेस में पता चला कि तीनों ही केसेस में जो जनता है, जो लोग हैं, उनसे उनके राइट छीने गए थे.
तो ये सारे केसेस तो हमने पढ़ लिए। अब हम आगे देखेंगे कि भाई जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो क्यों जरूरी हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स होते तो शायद जितने लोगों को इन तीनों ही केसेस में हमने जैसे देखा, इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ा। तो हो सकता है इनके पास अगर वो राइट होते तो उनके साथ इतनी दिक्कत नहीं होती। तो ये सारी चीजें अब हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे।